जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास का एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 6 का चैप्टर 5 तक पूरा कर लिए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 6 का एमसीक्यू को हल करेंगे। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया था। यह देखिए, यह चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें देखिए आप, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद? तो इसमें देखिए जो 2, 3, 4 और 5 यानी यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये चारों उत्तर वैदिक काल में आते हैं, यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाएंगे। तो ये चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, और इधर दिया हुआ है वर्ण आधारित कार्य विभाजन, दोनों का मिलान करना है। इसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना। दूसरा है शूद्र, तो शूद्र का काम था सेवा करना। तीसरा है विष, तो विष का काम था व्यापार। और चौथा है क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कारण इसका दिया हुआ है, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिएगा दोनों कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो एक का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा है, शूद्रों को अछूत माना जाता था। और तीसरा है, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही में देखिएगा पहला कथन, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, ये सही है। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये भी देखिएगा सही है। दूसरा है, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तो शूद्रों को अछूत वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल के बाद का समय है उत्तर वैदिक काल में, उसमें शूद्र को अछूत माना गया है। अगला प्रश्न, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिएगा इसका दोनों कथन सही है कि ब्राह्मणों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था वो सभी लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे। और नीचे वाला कथन भी देखिएगा, जो पुरोहितों का प्रभाव था बहुत सीमित था। इसका दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपद बस्तियां निम्नलिखित में से किस या किन स्थानों पर स्थित है? पहला है पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अंतरजी खेड़ा एटा। तो देखिएगा ये तीनों स्थान से जनपद की जो बस्तियां हैं उसकी खुदाई मिली है, इसलिए हो जाएगा छठा का डी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, इसी को जनपद कहा जाता था। अगला प्रश्न,
महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी। दूसरा है, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आप पहला कथन है महाजनपदों की कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी, ये सही है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों से किया जाता है, ये गलत है। वहाँ पे देखिएगा कुछ भुगतान होता था जो आहत सिक्के से किया जाता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। हो जाएगा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए 1/3वां हिस्सा नहीं था, कर के रूप में 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इसलिए देखिए पहला गलत है। दूसरा, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, ये सही है। अगला प्रश्न, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिएगा ये कथन 1 और 2 दोनों सही है। उस समय कर सबसे लिया जाता था, आखेटक और संग्राहक से भी कर लिया जाता था, वो पूर्णतः मुक्त नहीं थे, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पहला है मेरठ, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा इलाहाबाद, चौथा वाराणसी। तो इसमें देखिए जो कौशाम्बी है, जो वत्स महाजनपद की राजधानी कहलाती थी प्राचीन काल में, वो कहाँ स्थित था? तो कौशाम्बी इलाहाबाद में था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में कौशाम्बी स्थित था। अगला प्रश्न है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा है, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा पहला है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, सही है। और उसमें देखिए धान का जो खेती किया जाता था वो छिड़ककर करने के बजाय पौधे का रोपण करके शुरू कर दिया गया था, यानी 1 और 2 दोनों सही है। उसका देखिए 12 नंबर है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। 12, 13, 14, 15, 18, 19, इसमें देखिए तकरीबन 21 प्रश्न हैं। बचे हुए प्रश्नों को कल के क्लास में पूरा करेंगे। आज के लिए